आरक्षण को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है और इस बार लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। सुमित्रा महाजन ने कहा है कि आंबेडकर ने हर 10 साल में आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ऐसे में आज का सवाल ये कि क्या आरक्षण देना अपराध है? 50-60 साल के आजाद हम लोगों को भी आश्चर्य मुझे तो कम से कम लगा कि आज 60-70 साल की आजादी के बाद भी हम एक जाति प्रथा नहीं मिटा पाए। 10-10 साल ये मैंने भी ये अपराध किया है। मैं जब सांसद बनने के बाद 2 बार मेरे सामने यही संविधान में संशोधन करके आने वाले 10 साल आरक्षण और बढ़ाए। नो विचार क्यों हुआ? हम नहीं सोचते कि क्यों नहीं हो पाया। क्या नेताओं ने आरक्षण देकर कोई जुर्म किया है? ये सवाल खड़ा किया है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने। कल अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने देश में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने की सलाह दी थी, लेकिन नेता अपने फायदे के लिए इसे आगे बढ़ाते गए। अंबेडकर जी ने कहा था कि 10 साल आरक्षण देना, 10 साल बाद पुनर्विचार करो, उन लोगों को उस स्थिति तक ले आओ। हम कुछ नहीं किया। आरक्षण पर लोकसभा स्पीकर के इस बयान से सियासी हलकों में नया भूचाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक ने आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर सरकार को ही चेतावनी दी है। ये संभव नहीं है, बिल्कुल फिर छेड़छाड़ करने के बराबर है। दलित पिछड़े गरीब लोगों को कैसे टॉलरेट किया जाएगा? जो संविधान ने गारंटी दी है उस पर छेड़छाड़ न करें, और अगर छेड़छाड़ करेंगे भी तो हम इन्हें करने नहीं देंगे। जो आरक्षण है वो बना रहेगा। दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुमित्रा महाजन का आरक्षण पर बयान मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकता है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण को हमेशा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपने समुदाय या वर्ग का ग्रुप बनाते हैं और आरक्षण की मांग करने लगते हैं। लोकतंत्र में कई नेता उनका समर्थन भी करते हैं। एक गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए जो समीक्षा करे कि किसे आरक्षण की जरूरत है और कब तक। तब केंद्र सरकार मोहन भागवत के इस बयान को लेकर बैकफुट पर आ गई थी और सरकार ने तभी कहा था कि वो आरक्षण में किसी भी तरह की समीक्षा नहीं करने जा रही है। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की थी। बाद में 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यानी मौजूदा समय में 49.5% आरक्षण लागू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कुछ राज्यों में आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा है। तमिलनाडु में 69% तक आरक्षण है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा है। और हमारा आज का सवाल, सबसे अहम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये कि क्या आरक्षण देना अपराध है? क्या नेताओं ने इस अपराध में हिस्सेदारी की है? आरक्षण जिस तरह से हर 10 साल बाद समीक्षा होने के बजाय सिर्फ बढ़ता गया है। इसी से जुड़ा सवाल ये भी कि क्या बीजेपी सुमित्रा महाजन की इस राय पर विचार करेगी? सुमित्रा महाजन जो कह रही है कि बाकी नेताओं की तरह खुद मेरे वक्त में भी एक सांसद होने के वक्त में 2 बार संशोधन करके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, इसलिए मैं भी खुद को अपराधी मानती हूं। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जी मौजूद हैं। संबित, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ही की पार्टी की सुमित्रा महाजन ने जो कहा है आरक्षण पर, क्या उससे बीजेपी सहमत है?
नहीं, पहली बात तो मैं बता दूं, वो स्पीकर हैं आज, तो इसलिए ये कहना कि वो हमारी पार्टी की सदस्या हैं और उसके नाते उन्होंने कुछ कहा है, ये बिल्कुल अनुचित है। स्पीकर सभी का होता है और स्पीकर संसद के काम को जिस प्रकार से बढ़ाता है वो सभी पार्टी का होता है, इसलिए ये एक पार्टी के व्यू को न रख के एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के व्यू के नाते उन्होंने जो कहा है। दूसरी बात, मैंने पूरी तरह से उनके वक्तव्यों को सुना, उन्होंने क्या कहा, और वक्तव्य पे जब खुद उनसे भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो एक बड़ी बात सुमित्रा जी ने कहा। सुमित्रा जी ने कहा मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं कह रही हूं, मैं कहना चाहती हूं कि जो अवधारणा बाबा साहेब अंबेडकर की थी कि 10 वर्षों के पश्चात या एक निश्चित कालखंड के पश्चात दलितों की अवस्था में परिवर्तन आएगा, वो आगे बढ़ेंगे और मुख्य धारा से वो सम्मिलित हो जाएंगे, वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। उनका बड़ा स्पष्ट वो एक लाइन है, मैं लिख के रखा हूं, जिसने उन्होंने कहा है कि देखिए हम सब दोषी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी दोषी हैं कि 60-70 वर्ष हो गए इंडिपेंडेंस को, भारत स्वतंत्र हुए, मगर आज भी हम दलितों को अंबेडकर जी का जो स्वप्न का भारत था वो स्वप्न का भारत देने में असक्षम रहे हैं। तो मुझे लगता है इसे रिजर्वेशन के साथ जोड़ के नहीं, इसे क्या हमने दलितों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिस व्यवस्था में वो आगे बढ़ पाए, उस व्यवस्था से जोड़ के देखने की आवश्यकता है। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद है। अखिलेश जी, तो फिर क्या ये सवाल कांग्रेस से नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या आप लोग इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं कि इसे आरक्षण से जोड़कर ना देखिए, इसे इस बात से जोड़कर देखिए कि लगातार आरक्षण बढ़ाने के बावजूद आज भी जो असली वर्ग है, दबा कुचला वर्ग, दलितों का वो वर्ग, उसे इसका फायदा क्यों नहीं मिल पाया? तो इस स्पिरिट में क्यों नहीं देख रहे आप सुमित्रा महाजन के बयान को? अखिलेश जी। थोड़ा समय दीजिएगा। क्या माननीय सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कर रही थी? वो कहाँ पे बोल रही थी? वो कौन सा कार्यक्रम था? बताया जा रहा है कोई स्पीकर हैं, वो हमारी पार्टी की नहीं है, वो संभवतः किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ही थी। तो ये कह देना कि वो लोकसभा के स्पीकर की बतौर ये बात कह रही थी, बात खत्म नहीं होती, बात यहीं से शुरू होती है। दूसरी बात, अभी कह रहे हैं कि हम 50 साल में मजबूत नहीं कर पाए, फिर कह रहे हैं कि हमने नौकरी वाली बात नहीं की। ये शुरू से ही आरएसएस की विचारधारा रही है, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के प्रति वही विचारधारा अभी भी मजबूती से धारा प्रवाह आगे बढ़ रही है। 50 साल अगर हमने आरक्षण दिया, ठीक है, अब जो नौकरी का अलग है और इसका अलग है। 2000 साल से आप अपना व्यवस्था चला रहा था ये हिंदुस्तान, तब आपत्ति किसी को 2000 साल में नहीं हुई। पर अखिलेश जी, आप कहें कि हाँ, हम मनुस्मृति को स्वीकारते हैं। सुमित्रा महाजन तो ये भी कह रही है कि वो खुद भी अपराधी महसूस करती हैं। 2 बार सांसद होने के नाते अखिलेश जी संशोधन का हिस्सा वो भी रही, तो वो खुद को भी इस जमात में शामिल कर रही है। देखिए, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे अखिलेश हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि यदि वो दलितों को आरक्षण को आगे बढ़ाते हैं, आप खामोश रहें, आपका कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। स्टार वो एबीपी न्यूज की आवश्यकता होगी, आप खामोश रहें। पहले एबीपी न्यूज वो खुद कह रही है कि दलितों को आरक्षण देकर के हमने गुनाह किया। ये भाव देखिए, ये किस प्रकार की धमकी है? वो खुद कह रही है कि दलितों को आरक्षण का प्रस्ताव पास किया। वो हम जिसकी जवाबदेही होती है उससे बात करते हैं, जिसकी जवाबदेही होती है हम उससे बात करते हैं। हम राजनीतिक दल हैं, हमारी जवाबदेही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। हाँ, सुषमा स्वराज जी ने कहा कि हमने भी गुनाह किया है। सुमित्रा महाजन सर, दलितों को आरक्षण देना, उसको आगे बढ़ाना, ये गुनाह मानती हैं। हाँ, माननीय सुमित्रा महाजन जी गुनाह मानती हैं। इन्होंने खुद कहा कि हमने भी ये गुनाह किया है बतौर सांसद जब बढ़ाया गया। ये क्या भाव दर्शाता है? ये सोच बताती है। कब कहा? आप लोगों के कारण बाबा साहब को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। आप लोग क्या क्या उनसे कहे? जी, मैं आपत्ति करता हूं, मुझे प्लीज बोल लीजिए। क्या क्या कहा आप लोगों ने? अखिलेश जी, आप कह रहे हैं उसमें संबित एक छोटी टिप्पणी देना चाहते हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है अखिलेश, आपने अपनी बात रखी और आपका जो भाव है वो स्पष्ट रूप में सामने आ रहा है। आप ही की बात पर संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताऊंगा। ठीक है सर, एक एक करके। हाँ, संबित बोलिए। बोल दीजिएगा, बोलिए। देखिए, मैं पढ़ देता हूं, चलिए मैं पढ़ देता हूं।
मैं वर्बाटम पढ़ देता हूं क्या सुमित्रा जी ने कहा। सुमित्रा जी से पूछा गया क्या आप रिजर्वेशन के खिलाफ है, तो क्या कहती है सुनिए। शी क्लैरिफाइड दैट शी वाजंट एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी एंड सेड, कोट, व्हाट आई एम सेइंग इज we should have also found the reasons why we have not achieved the society dreamt by Dr. Ambedkar। हमने ऐसा समाज जिसकी अवधारणा अंबेडकर जी ने की थी, वो ऐसा समाज हमने अभी तक निर्माण क्यों नहीं किया है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ कतई नहीं हूं, बड़े स्पष्ट शब्दों में सुमित्रा जी ने कहा। ये बात आप दूसरी बात देखिए, हाँ। एक सेकंड सुन लीजिए, एक बड़ी आपत्ति मैं कर दूं। आपने कहा कि सुमित्रा महाजन संसद की प्रोसीडिंग्स में थी क्या? जब बाहर होती है तो वो स्पीकर नहीं होती है क्या? जब राष्ट्रपति भवन में नहीं होते हैं तो क्या वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति नहीं होते हैं? ठीक है संबित, आपने अपनी बात रखी। बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ हैं और सब जानते हैं कि जो बीएसपी है वो दलित वर्ग जो है, देश के जो दलित वर्ग है उनकी सरकारी कार्यक्रम में थी। पढ़ के आइए, वो सरकारी कार्यक्रम में थी स्मार्ट सिटी के अहमदाबाद में। नहीं, हाँ, और उन्होंने क्या कहा? आगे का पढ़िए। नहीं, आपने बोला किस कार्यक्रम में थी? वो सरकारी कार्यक्रम में थी। उसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो स्पीकर नहीं है देश की। अखिलेश जी थोड़ी मर्यादा रखेंगे हम इस डिबेट की। आप दोनों अपनी बात कह चुके हैं सर, कह चुके हैं आप लोग अपनी बात। सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी से आते हैं। और अखिलेश जी आप मानेंगे कि मायावती दलित वर्ग के जो मुद्दे हैं उनको हमेशा आगे रखती आई हैं। सर सुनने दीजिए सर, बाकियों को भी सुनने दीजिए ना। मैं फिर आ जाऊंगी लौट के आपके पास सर। घंटे भर का डिबेट है, मुझे भी अवसर दे। आप इतनी देर से बोल रहे हैं। तबीयत खराब हो जाएगी बेचारे हमारे अखिलेश भाई की, इनको बोलने दीजिए। बराबर का अवसर दें। अखिलेश जी आपने और संबित पात्रा ने नहीं बोला। आप बोल लीजिए, तबीयत खराब मत करिए, बोलिए। उन्होंने कहा, नहीं आप बोलिए, तबीयत खराब मत कराइए। आधी बात बोली सुमित्रा महाजन जी ने ये भी बोला, जो संबित ने नहीं बोला, कि उसे आगे कंटिन्यू करने का अपराध मैंने भी किया। उसे अपराध मानती हैं। वो नहीं कहा दलित को आरक्षण को पढ़ के नहीं आए, उन्होंने कहा कि सिस्टम बदलने का, नहीं समाज निर्माण उन्होंने ये बात कही है अपनी बाइट में। मैं वो बाइट आपको फिर सुनवा दूंगी। उन्होंने ये कहा है कि सांसद होते हुए 2 बार संशोधित करके सीमा को बढ़ाया गया, जो टाइम पीरियड है आरक्षण का उसको बढ़ाया गया। वहां मैं खुद को भी अपराधी मानती हूं, तो वो उस जमात में खुद को भी शामिल कर रही हैं। वो ये नहीं कह रही हैं कि नेताओं की जब वो बात कर रही हैं खुद को बाहर नहीं कर रही हैं। बहरहाल मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया जी मौजूद हैं, बीएसपी से हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, तो सवाल ये उठता है कि जो सुमित्रा महाजन सवाल उठा रही हैं, क्या वो वाकई में दलितों की भलाई के लिए सवाल उठा रही हैं, और क्या इस पर जानबूझकर राजनीति की जा रही है? क्योंकि वो कह रही हैं कि ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर का ही सोच थी कि आप हर 10 साल बाद इसे रिव्यू कीजिए और देखिए जिनको आपने आरक्षण दिया है उसका फायदा उस वर्ग को मिला या नहीं मिला। अब सुमित्रा महाजन कह रही हैं सुधींद्र जी कि ऐसा हुआ नहीं, हमने कभी दोबारा रिव्यू करने की सोची ही नहीं। देखिए, मैं आपको ये बतला दूं कि जो सुमित्रा महाजन जी ने कहा है, जो हमारी माननीय स्पीकर हैं, उसकी एक पृष्ठभूमि है। ये एक उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी है, वो संवैधानिक पद पर जरूर है, पर उनकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है और उसके लिए वो प्रतिबद्ध भी है। ये सभी लोग मानते हैं, इनके उस पृष्ठभूमि के लोग, कि वो आरएसएस विचारधारा से प्रेरित हैं। और आपने स्वयं सुना है, कुछ समय पहले जब बिहार के चुनाव हो रहे थे, उस समय आरएसएस के संचालक महोदय ने कहा था कि हमें ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इसको पुनर्विचार करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने पूरे आधार गिनाए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये आरक्षण की जो पॉलिसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरे देश का जब पूना पैक्ट हुआ, तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी लोगों ने ये हम लोगों को, जो उस विचारधारा के लोग थे, उसको एक जिम्मेदारी दी और कहा कि हम आपको बराबरी के लिए हम आरक्षण की व्यवस्था देते हैं। आरक्षण की व्यवस्था सन 56 में बाबा साहब का निधन हो गया 10 वर्ष के लिए, तो क्या उन 10 वर्षों में समता मूलक समाज बन पाया? हमने देखा कि गैर बराबरी बढ़ती चली गई। आज भी आप देश में और प्रदेशों में जाके देखिए, कितने मुख्य सचिव हैं,
कितने सचिव हैं, कितने बड़े सुधींद्र जी, स्थानों सवाल तो पर यही है आपने ना, अभी हैदराबाद में स्वयं देखा देने किस के तरह से बावजूद विद्यार्थी क्यों नहीं परिषद हुआ? के सुमित्रा लोगों की महाजन कह रही वजह है, से 60 वहां के 70 छात्र ने साल में आत्महत्या की। कर क्यों आज नहीं भी वो बढ़ा? लोग दलित बराबरी पर क्यों नहीं आ पाए? आज भी सुधींद्र जी तो कह रहे हैं कि आज भी दलित और discrimination और पिछड़े लोगों के marginalization साथ क्यों है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्या जब तक हम इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस गैर बराबरी को नहीं दूर कर लेंगे, ठीक है, सुधींद्र और जी, ये जो आप लोग ही की बात कहते पर हैं खास तौर चंद्रभान जी से कुछ कहना चाहते हैं। और आरएसएस हाँ। के लोग निस्संदेह ये आरक्षण को समाप्त करते ठीक है, इस पे जवाब क्योंकि आप दूंगी मैं जाति संबित वर्ग से। से जुड़े मैं हुए जवाब हैं। दूंगी संबित इनके से, लोग चंद्रभान इन जी। पर दबाव डालते हैं, आप जाति अच्छा, वर्ग चलिए, के लोग मेरी एक कि भाई मजबूरी है। इसको समाप्त करिए। ब्रेक उस के बाद दबाव में ये चंद्रभान इस जी मैं बातों को आपसे कहते हैं, सवाल क्योंकि करना सुमित्रा चाहूंगी कि महाजन जी ने भाई वहां पर आजादी ये के भी इतने कहा सालों समाज बाद की में कि क्यों हमको तो नहीं वोट लेना होता दलित है, वर्गों को इसलिए इसका हम वोट के फायदा दबाव मिला? में। चंद्रभान जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। चंद्रभान जी, सुमित्रा महाजन ये कहती हैं कि आंबेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था की थी कि भाई जो दबे कुचले लोग हैं उनको समाज में बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन क्या इसको नेताओं ने अपने फायदे के लिए आगे बढ़ाया? अद्भुत है। अद्भुत यह है कि देश लोकसभा के स्पीकर को आरक्षण के बारे में इतना कंफ्यूजन, समय सीमा केवल पॉलिटिकल आरक्षण पर थी। लोकसभा विधानसभा में आरक्षण पर 10 साल की समय सीमा थी रिव्यू की। नौकरियों में और एजुकेशन में कोई समय सीमा नहीं थी। हाँ, वह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस पर कोई समय सीमा का बंधन नहीं है। फिर स्पीकर को, जो कई बार सांसद भी रह चुकी हैं, उनको इतना कंफ्यूजन क्यों? और इस देश को इस कंफ्यूजन में क्यों डाला जा रहा है कि 10 साल पहले इसका 1960 में ही रिव्यू हो जाना चाहिए था? तो ये मैं समझता हूं कि अभी 4-5 दिन से जो मैं टीवी डिबेट्स में संघ के लोगों से, बीजेपी के लोगों से इनकाउंटर हो रहा है, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इनको इस देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये शासन करने योग्य है कि नहीं? दलितों के बारे में इनका क्या नजरिया है? उस समाज के लोगों के बारे में जिनका हाथ पकड़ पकड़ के क्लासरूम से बाहर निकाला गया। दंगे हुए इस पूरे देश में 1854 में जब मैकाले की एजुकेशन सिस्टम देश में लागू हुआ, तब उनके लिए अलग से स्कूल बनाए गए। उसी एक स्कूल का प्रोडक्ट मैं भी हूं। इतनी सी जानकारी इन लोगों को नहीं है, शासन करने चले आए। कई सवाल आप उठा रहे हैं। संबित यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित, इन सवालों के जवाब से पहले एक सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। क्या बीजेपी आरक्षण की समीक्षा के पक्ष में है? देखिए, इसका उत्तर एक बार नहीं कई बार मिल चुका है, मगर पहले मैं चंद्रभान जी को नमस्ते भी कहूंगा, मैं उनका सम्मान भी करता हूं, मगर मुझे तकलीफ हुई जब उन्होंने ये कुठाराघात किया कि इन लोगों को कुछ पता नहीं और ये शासन करने चले आए हैं। जनाब, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शासन करने हम चले नहीं आए हैं। आप लोगों ने, नेहा जी, आपने, सबने मिलकर हमें भेजा है। सरकार कोई हम थोड़े चले आते हैं तो बन जाता है। तमाम लोग आप लोग वोट करते हैं, तो ये गाली हमारे को नहीं, ये गाली जनता को है। ऐसा मत कहिए। देखिए, हम में कमियां हो सकती है, हम कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग तुच्छ हो सकते हैं, मगर जनता ने चुना है। ये कभी मत कहिएगा कि ये चले आए शासन करने के लिए, इनको कुछ नहीं पता है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। और दूसरी बात, जहां आपने कहा रिव्यू का विषय, नेहा जी, देखिए, इसका उत्तर खुद पार्टी अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से रिव्यू के फेवर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रिजर्वेशन बिल्कुल चलता रहे। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में इसी विषय को कहा कि रिजर्वेशन पे कोई संशय नहीं है। तीसरी बात, जहां तक संघ का सवाल है, वैसे तो संगीत रागी जी हैं, मगर याद दिला दूं, हमारे ही प्रवक्ता शास्त्री जी के किताब रिलीज के समय, आज से 2-2.5 वर्ष पहले, खुद माननीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए अगले 100 वर्षों तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि हमारे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है, आरक्षण की समीक्षा का कोई दिमाग में विचार बीजेपी के सरकार के नहीं है। आप यही कह रहे हैं ना संबित? ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर संगीत रागी, तो फिर ऐसा क्यों है कि दलित विरोधी मानसिकता का आरोप यहां लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, बीएसपी की तरफ से? प्रोफेसर साहब, देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि संघ आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, और मोहन भागवत जी के बयान से बहुत साफ हो गया था, इसको राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बिहार इलेक्शन में जानबूझ करके प्रचारित किया गया। दूसरी बात, संघ अगड़े पिछड़े, ऊंच नीच, इस प्रकार के किसी जातीय विभेद में विश्वास नहीं करता है। चंद्रभान जी की अपनी राय हो सकती है, मैं इनकी राय को बहुत
बड़ी अदब के साथ ठुकराता हूं। संघ इसमें विश्वास नहीं करता ठीक है। है। संघ मान करके चलता है कि पूरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का जातीय भेद और जातीय बंटवारा राजनीति, ठीक है प्रोफेसर साहब, आप बात रख रहे हैं। समाज निर्माण की मैं प्रक्रिया, आपसे आगे जानना चाहूंगी। बस समाज निर्माण की प्रक्रिया संघ के लिए राजनीतिक नहीं है, उसमें सबकी सहभागिता है। कांग्रेस कहते हैं कि गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए जो समीक्षा करे कि किससे आरक्षण की जरूरत है और कब तक। फिर इस बयान का मतलब क्या? सुधींद्र भदौरिया जी, सुमित्रा महाजन जो पूरी बात कह रही थी, अगर उसको सुने तो उसमें यह भाव बिल्कुल साफ तौर पर निकल रहा है कि आरक्षण दिया आपने आजादी के बाद इतने सालों तक, बावजूद इसके जिस वर्ग को आप वाकई में उठाकर समतामूलक समाज बनाना चाहते थे वो नहीं हुआ, उनकी स्थिति नहीं सुधरी है उस पैमाने पर जिसकी सोच थी, और वो इसको अपराध बता रही है। क्या ये हकीकत नहीं है सुधींद्र भदौरिया जी? इस हकीकत के लिए जिम्मेदार कौन है? 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कई प्रांतों में इनकी सरकार है, वहां की भी समीक्षा कर लें और इनके प्रधानमंत्रित्व काल की भी समीक्षा कर लें ये लोग। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये हमेशा राजनीतिक कारणों से प्रेरित होती हैं, उस समय बिहार में चुनाव था तो उसी समय उन्होंने सरसंचालक महोदय ने कहा अब ये चुनाव फिर आ रहे हैं 4-5 राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने भदौरिया जी ये सवाल आपको अखिलेश से करना चाहिए था। वोट से प्रभावित होते हैं, वोट के जो हमको देते हैं उनके दबाव में रहते हैं। सुधींद्र जी, शायद भदौरिया जी ये सवाल है उन अभिजात वर्गों का जो इस देश के भदौरिया जी ये सवाल आपको मानसिकता जवाब लूंगी। भदौरिया जी सवाल करना चाहते हैं, पूछ लीजिए, सुन लीजिए। ये निंदा करते हैं उसकी, क्या ये उस दस्तावेज को अलग हटाकर फेंक? भदौरिया जी एक करके सर, उस मानसिकता से ये लोग प्रेरित लोग ठीक है सुधींद्र जी, अब दूसरे को भी सुनिए ना सर, पिछड़े वर्ग के लोग रखिए आपने अपनी बात नहीं है, इनको प्रोफेसर आगे आप क्या कहना चाहते हैं? लोग जो ये मानसिकता है, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता है। भदौरिया जी, पहला तो ये सवाल आपको कांग्रेस से करना चाहिए था और दूसरा आपको अपनी ही पार्टी से यह सवाल करना चाहिए था कि क्या मायावती जी के राज्य में कितना आरक्षण प्रावधान किया गया और उनसे दलितों को कितना फायदा हुआ। तीसरी बात, नौकरियों में दलितों को कितना फायदा हुआ, कभी आपने अपने अंदर समीक्षा की? तीसरी बात के लिए पूरी ऊंची जातियों के आरक्षण के लिए मायावती जी भी आज के दिन में कह रही हैं, यानी कि वर्तमान जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी पुनर्समीक्षा की बात तो मायावती जी भी कर रही हैं। आप तो अपनी ही पार्टी के अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ आप बढ़ाने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है कि उसको खत्म कर देने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि उसको सप्लीमेंट करें और जैसे पर कब तक करें? सवाल ये है कब तक ये होता रहेगा? इससे पहले कि मैं मेरे राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, बीजेपी कांग्रेस चंद्रभान साहब, क्या ये सवाल कभी नहीं उठेगा? ये कब तक ये पद्धति चलती रही? हम उसको नहीं आरक्षण के माध्यम से आप जो कमजोर वर्ग है उनको उठाइए, उनको समतामूलक समाज का हिस्सा बनाइए, लेकिन कब तक? आप देखेंगे कि इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो दोषी कौन है? क्या इस पर कभी चर्चा नहीं होगी? क्या ये सवाल पे कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए? एक मिनट सर, चंद्रभान जी से मैं जवाब ले लूं, फिर आपके पास आती हूं। मैं चंद्रभान जी स्टूडियो में मैं बताऊं क्योंकि मुझे आरक्षण की वजह से दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। आरक्षण की वजह से दलितों में एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है। आरक्षण की इस खूबसूरत पहलू को भी क्यों नहीं देखते? और जहां तक संघ परिवार की विचारधारा कि हम दलित, गैर दलित, सवर्ण, किसी को कोई हम विचार नहीं करते। अरे आपको विचार करना होगा कि आपके समाज में, आपके धर्म में एक ऐसा सामाजिक तबका है जिसको हर चीजों से वंचित किया गया था। आप ये कह नहीं सकते कि हमें इसमें किसी विश्वास नहीं है। चंद्रभान जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए समाज के हर तबके को ऊपर ले जाने का, उनमें बंटवारा और उनमें बोध के साथ समाज निर्माण की प्रक्रिया संघ नहीं चाहती है। संघ हर दलित का उत्थान चाहती है, अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करती है, लेकिन उसमें राजनीति का जब समावेश होता है
तो वही कठिनाई पैदा करती है, क्योंकि समाज निर्माण की प्रक्रिया राजनीति के सहारे अगर नहीं संघ होती है। सामाजिक क्रांति के लिए संघ आज से नहीं, संघ अपने जन्म दिन से ही सामाजिक अगर संघ इतना दरिया दिल है तो संघ को मायावती क्यों खटकती है? मायावती ने दलितों में विस्तार दिया है। एक मिनट अखिलेश जी, देखिए चंद्रभान साहब भी अपनी बात रखेंगे ना, सब बारी बारी से अपनी बात रखेंगे। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे है, उसके बाद संबित मैं आपके पास जाऊंगी। सवाल मेरा ये है अखिलेश जी कि चंद्रभान जी की बात पे हमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसी की बात पे नहीं होनी चाहिए सर, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है अखिलेश जी कि आजादी के इतने सालों तक ये जो आरक्षण की प्रथा चली जा रही है, आरक्षण की जो प्रथा लगातार चलती जा रही है, अगर उसका फायदा जो वर्ग जिनको मिलना चाहिए था उन तक नहीं पहुंचा है, तो अपराधी कौन? इस हकीकत का दोषी कौन? क्या इस पर कभी विचार नहीं होना चाहिए? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जी बोलिए। जी बता रहा हूं जो समाज में और राजनीति में आज अभिजात और कुलीन वर्ग बन चुके हैं, जैसे भाजपा के हमारे नेता लोग हैं, वो आज भी दलितों के प्रति ऐसे भाव क्यों रखते हैं कि कहते हैं दलित की तुलना कुत्ते से करेंगे। दलित यदि कोई कार्यक्रम कर देगा विश्वविद्यालयों में तो राष्ट्रद्रोही बता करके मंत्री चिट्ठी लिख देंगे। इनका मुखपत्र कहेगा अगर दलित कहीं कार्यक्रम कर रहा है। अखिलेश जी, इस विमर्श को में और IMIT में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। जी, इस पूरे विमर्श को आप पूरी तरफ से खामोश रहिए। कांग्रेस पार्टी ने बीच में खामोश रहिए। आपने हवा दी थी, एक मिनट खामोश रहिए कि कांग्रेस पार्टी खामोश रहिए इस देश में। उनको अपनी बात आपके लेवल पर नीचे नहीं आ सकता। बात पूरी कीजिए अपनी अखिलेश जी। देखिए, यही वह विचारधारा है कि जो आज भी यह सोचने पे मजबूर करता है कि हम बदल नहीं पाए हैं दलितों के प्रति विचार और उद्देश्य। क्यों आज ये लोग इस तरह के भाव रखते हैं? ये लोग तो बहुत दिनों से सत्ता के शीर्ष पे हैं, समाज में अग्रणी हैं, आदर्श रखते हैं। ये तो नेता है, नेता का मतलब जिसके पीछे लोग चलते हो, जिसकी विचारधारा को लोग अनुसरित करते हो। आज इनमें भाव क्यों है? वो इसलिए कि आपकी जो विचारधारा है उस विचारधारा में दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं वो दूसरे ये आरोप बार बार लग रहा है, बार बार ये आरोप कांग्रेस पार्टी क्यों लगा रही है? जा सकता जिस सोच से बीजेपी। ठीक है, आप उत्तर ले लीजिए अखिलेश जी। संबित पात्रा इस पर क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, अरे उत्तर तो लीजिए सर। ठीक है, सवाल पूछा, जवाब लीजिए संबित पात्रा जी। ये जो आरोप लग रहा है दलित विरोधी मानसिकता का, ठीक है, आरोप लगाना उनका काम है, लगाने दीजिए। मैं दो टूक सच्चाई कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। अब देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस हो या बसपा हो, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हम रोज शाम को 4 बजे सेक्युलरिज्म, दलित, मुस्लिम, ये चिंता क्यों करते हैं पता है आपको? इनका मुख्य उद्देश्य है अगर दलित पढ़ जाएगा, अगर दलित वाकई आगे बढ़ जाएगा, समतामूलक समाज हो जाएगा, तो इनको वोट कौन देगा? कोई वोट नहीं। सब समझदार हो जाएंगे, पढ़ पढ़ के आगे चले जाएंगे, गरीब अगर अच्छा कुलीन हो जाएगा तो ये कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसी में सेंध लगेगा। मायावती जी जिस प्रकार आपने आरएसएस का कभी कुशल संचालक बनाया किसी दलित को? बताइए जरा। टॉलरेंट हो जाइए, थोड़ा टॉलरेंट बनाया संचालक, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, टॉलरेंट हो जाइए। सुरेंद्र जी, आपका सवाल सुन लिया संबित ने, वो उसका भी जवाब दे देंगे। जी संबित, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, पहले तो मैं अखिलेश जी को बोलना चाहता हूं, अभिजात्य और कुलीन, उसका डेफिनेशन क्या होता है? अभिजात्य और कुलीन का डेफिनेशन होता है एक ऐसा नेता जिसका कपड़ा बाहर से पेरिस से आयरन होके आता था 1945, 46, 47 में, वो होता है अभिजात्य और कुलीन। अभिजात्य और कुलीन होता है जो एडविरा माउंटबेटन के साथ बैठ के सिगार पी सकते हैं, वो होता है अभिजात्य और कुलीन। अरे चाय बेचने वाला, ये दरी बिछाने वाला, ये कौन अभिजात्य और कुलीन होता है? ये माउंटबेटन के साथ बैठने वाले लोग अभिजात्य और कुलीन होते हैं।
दिन में कपड़े बदलने वाले, अपने आप को चाय बेचने वाले, 15 लाख की सूट पहनने वाले, काहे पीड़ा हो रही है? काहे संबित जी, हम दलितों की बात कर रहे हैं सर, दलितों की बात कर रहे हैं। मैं तो अभिजात्य और कुलीन का डेफिनेशन दलितों की बात कर रहे हैं, आज दलितों की बात हो रही है, उनको नहीं समझ आती है सब बातें। आप लोग मुद्दे पर ही रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। संबित, आप ये मानेंगे? मैंने बहुत छोटे से कैप्सूल में, कैप्सूल में पूरी सच्चाई रख दी। और वो कैप्सूल यह है कि अगर दलित आगे बढ़ जाएगा, अगर गरीब अमीर हो जाएगा, तो ये कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध पड़ जाएगा। गरीबी हटाओ, दादी, नानी, पिताजी, बेटा, बहू, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हट गया है गरीब? क्यों नहीं हटा? ये हट जाएंगे तो यही नहीं हट जाएंगे कांग्रेस वाले? बड़ा सोच समझ के ये सब खेल चल रहा है ताकि इनके वोट बैंक में सेंध न पड़े। संबित, अगर मैं आपकी की बात मानूं, अगर कांग्रेस, बीएसपी और बाकी पार्टियां इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं दलित आरक्षण के मुद्दे पर, तो आप भी तो स्टैंड पर कायम है कि हम आरक्षण की समीक्षा नहीं करेंगे। तो फिर जिन बातों की आप बात कर रहे हैं कि दलित वर्ग के अभी उत्थान की जरूरत है, उन्हें सशक्तिकरण की जरूरत है, वो होगा कैसे? और ये जो तमाम बयान हैं, चाहे वो आरएसएस प्रमुख के हों या सुमित्रा महाजन के, क्या इनकी टाइमिंग बहुत गलत साबित होती है आपके लिए? संबित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आरक्षण देना अपराध है? मैं भी एक वाक्य में कुछ बिल्कुल नहीं है। आरक्षण देना कतई अपराध नहीं है और हम आरक्षण के साथ खड़े हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना था, जो सुमित्रा महाजन जी ने कहा, मैं उसी को दोहरा रहा हूं कि हमें दलितों के व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्या वो कमियां व्यवस्था में रही जो दलित आज भी पीछे हैं और आगे नहीं बढ़ पाए हैं? ठीक है, चिंतन करना चाहिए। और छोटा सा सेकंड और लूंगा और कांग्रेस को याद दिलाऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। 2 चुनाव 1952 और उसके बाद का लोकसभा चुनाव में नेहरू जी ने खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर को हराया ताकि बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में ना आ सके। और ये आज अंबेडकर जी की भक्ति। ठीक है, चलिए, वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो गया। सुधींद्र जी, आप अगर दलित वर्ग आज भी खुद को कमजोर महसूस कर रहा है सुधींद्र जी, तो क्यों ना खामियों पर गौर किया जाए? सुधींद्र जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। अरे बीजेपी नहीं, बात क्या है? पता है कि नहीं आपको ये सब? एक मिनट, सुधींद्र जी, हकीकत ये है कि सुमित्रा महाजन जी हो या उससे पहले जो सरसंचालक महोदय, उन्होंने उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बहन मायावती जी के साथ हैं, तो इसलिए इनको डराओ, उनको कहो कि हम तुम्हारा आरक्षण समाप्त कर देंगे। पर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था, अगर आप सब मान रहे हैं कि दलितों का उत्थान नहीं हुआ है, तो दिए हुए आरक्षण प्रणाली में क्या कमियां रह गई? इन कमियों को अगर नेता नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? लेकिन हर बार ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दंगल बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।